हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए महामैराथन। ये ईवीएस का है, पर्यावरण अध्ययन का है। आप बीए, बीएससी, बीकॉम या टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, यानी खास वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपका जो ईवीएस है, इन्वायरमेंट जिसे साइंस बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, ये बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों सेक्शन में यानी तीनों डिग्री में ये जो पेपर है पर्यावरण अध्ययन का, ये देना कंपलसरी होता है। तो उसी पेपर को क्लियर करना है आपको, तो इस वीडियो को आप अवश्य देखिए। ये पार्ट 1 है, इसका हम पार्ट 2 लेकर भी आएंगे। सारे क्वेश्चन मैं इन्वायरमेंट साइंस के यानी पर्यावरण अध्ययन के इस वीडियो में करा दूंगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भाई इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जो इन्वायरमेंट शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? पहला ऑप्शन है फ्रेंच भाषा के शब्द एनवेरियोनर से, बी ऑप्शन है ग्रीक भाषा के शब्द एनविलोप से, सी ऑप्शन है यूनानी भाषा के शब्द एनविरोन से, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है फ्रेंच भाषा के शब्द एनविरोनर से। नेक्स्ट है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? 4 विकल्प है। जीव मंडल है, या चारों ओर से घेरना है, जंतु वनस्पति है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चारों ओर से घेरना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? चारों ओर से घेरना। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को निम्नलिखित के परस्पर कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए ऑप्शन है निर्जीव सजीव, बी ऑप्शन है सजीव निर्जीव, और सी ऑप्शन है निर्जीव सजीव। इसके बाद है आपका पहला जो ऑप्शन था वो निर्जीव निर्जीव है, बी ऑप्शन है सजीव सजीव, सी ऑप्शन है निर्जीव सजीव, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण को निम्नलिखित परस्पर कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है निर्जीव और सजीव। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय है। तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी ऑप्शन है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी ऑप्शन है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पर्यावरण विज्ञ कौन सा है? तो ए ऑप्शन है बेगारी मथाई, बी ऑप्शन है माधुरी दीक्षित, सी ऑप्शन है मदाम हिलेरी, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण विज्ञ कौन है? ये ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, बेगारी मथाई। छठा क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद हैं तो कौन है? ए ऑप्शन है बाबा आमटे, बी ऑप्शन है सीवी रमन, सी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, और डी ऑप्शन है एमएस स्वामीनाथन। तो देखिए प्रसिद्ध भारतीय जो पर्यावरणविद हैं वो है बाबा आमटे। पहले ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। देखिए इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये आपने अगर पूरी वीडियो देख ली तो ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन है, ये इसका आपका पेपर जो है वो निकल जाएगा। पर्यावरण विज्ञान है, क्या है पर्यावरण विज्ञान? क्या वो बेसिक साइंस है या इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है, या ए और बी दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बेसिक साइंस है, इंटर डिसिप्लिनरी साइंस, ए और बी दोनों विकल्प हमारे सही हैं। पर्यावरण संरक्षण का संबंध नहीं है। 4 ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम से, विश्व वन्य जीव कोष से, सी है ग्रीन पीस से, या रेड क्रॉस से। तो देखो पर्यावरण संरक्षण का संबंध नहीं है, वो रेड क्रॉस से नहीं है, बकाया इन तीनों से है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है
पर्यावरण का तत्व, पर्यावरण का कौन सा तत्व है? देखिए पर्यावरण का तत्व है मृदा है, जल है, हवा है, उपरोक्त सभी है। तो ये सभी तत्व हैं वो पर्यावरण तत्व ही हैं, मृदा भी है, जल भी है, हवा भी है, उपरोक्त सभी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अवनयन क्या है? तो पर्यावरण जो अवनयन है, क्या पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास है, या पर्यावरण स्थिरता है, या फिर पर्यावरण अनुकूलता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो पर्यावरण अवनयन क्या है, ये है पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगाओ। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ए ऑप्शन है जिनेवा, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है स्टॉकहोम, डी ऑप्शन है लंदन। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? मृदा है, जल है, या वायु है, या फिर वनस्पति है? तो यहाँ पे समझ लो जैविक और अजैविक। जैविक वो होते हैं जिनके अंदर जान होती है, और अजैविक वो होते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती। तो मृदा नहीं होगा, जल नहीं होगा, वायु नहीं होगा, हमारा वनस्पति यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 समझो आप। देखिए आपके लिए बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ इस टेस्ट सीरीज में। पर्यावरण में निम्नलिखित घटनाओं में से आप किसे सम्मिलित करेंगे? जल को, वायु को, या मृदा को, उपरोक्त सभी को? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पर्यावरण को सर्वाधिक हानि होती है। तो पर्यावरण को सर्वाधिक हानि किससे होगी? पशुचारण से होगी, कृषि से होगी, यातायात से होगी, या उद्योग से होगी? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है उद्योग। उद्योग से पर्यावरण को सर्वाधिक हानि होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का घटक है? तो भौतिक पर्यावरण का कौन सा घटक है? जल है, पौधे हैं, मानव है, या मानव बस्तियां हैं? तो भौतिक पर्यावरण का घटक की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा जल। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? ए ऑप्शन है अधिवास, बी ऑप्शन है पर्वत, सी ऑप्शन है मैदान, डी ऑप्शन है उक्त सभी। तो सांस्कृतिक पर्यावरण में जो सम्मिलित है वो है अधिवास, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 है पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। तो पर्यावरण अध्ययन किसके लिए उपयुक्त है? प्रदूषण रोकने के लिए, मानव की खुशहाली के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, या युक्त सभी के लिए? तो जो पर्यावरण अध्ययन है ये आवश्यक है, सभी के लिए है, प्रदूषण रोकने के लिए भी है, मानव की खुशहाली के लिए भी है, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भाई पर्यावरण ज्ञान प्राप्त करने के बाद किस क्षेत्र में रोजगार की संभावना है? तो अगर पर्यावरण का आपको ज्ञान है तो भाई उद्योग में भी रोजगार की संभावना है, चिड़ियाघरों में रोजगार की संभावना है, और स्वरोजगार भी है। उपयुक्त सभी वाला, उपयुक्त वाला सभी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, वन या जल संरक्षण? तो देखो पर्यावरण की विषय वस्तु में मृदा संरक्षण है, वन संरक्षण है, जल संरक्षण है, लेकिन जो राजनीति संरक्षण है ये नहीं है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 21 है पर्यावरण का अधिकार है। तो पर्यावरण का अधिकार है जंतुओं का। पर्यावरण पर अधिकार है किसका? जंतुओं का, मानव का, वनस्पति का, या समस्त जीवों का? तो यहाँ पे समस्त जीवों का है पर्यावरण पर अधिकार। जंतुओं का भी है, मानव का भी है, वनस्पतियों का भी है, इसलिए उपरोक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन सही है, यानी समस्त जीवों का। पर्यावरण क्या है? ए ऑप्शन है भौतिक संगठनों का योग है, या जैविक संगठनों का योग है, या फिर उक्त ए व बी दोनों है, या उक्त में से कोई नहीं है। तो देखो जो पर्यावरण है
ये पर्यावरण भौतिक और जैविक दोनों संगठनों का योग है। इसका मतलब हम सी ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है। पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जो जीवधारियों के जीवन व विकास को प्रभावित करते हैं। ये कथन है, तो ये कथन किसने दिया है? ए ऑप्शन है पी जिसबर्ट, बी ऑप्शन है टी एन खुशू, और सी ऑप्शन है आर एम मैकाइवर, और डी ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, टी एन खुशू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पर्यावरण विज्ञान का क्षेत्र है। तो पर्यावरण विज्ञान का क्षेत्र है प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या युक्त सभी। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 25वां। पर्यावरण की महाशक्तियों में कौन सम्मिलित है? सौर प्रकाश, ऊर्जा प्रकाश, भौतिक प्रकाश, उक्त सभी। तो उक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व वातावरण में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कितना? 78%। पर्यावरण में सम्मिलित है, तो पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? मानवकृत वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, ए बी दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो मानवकृत वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं दोनों वाला सही है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है देखो, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है? तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या एकल अनुशासनिक है, या फिर द्वि अनुशासनिक है, या संकुचित है, या बहु अनुशासनिक है? तो जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है वो है बहु अनुशासनिक। डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि भाई भारतवर्ष में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 1948, 1968, 1988 या फिर 2008? करेक्ट आंसर है 1988। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के कितने अंग हैं? 2, 4, 6 या 8? तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट 4। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया? 1984, 1986, 1988, 1990। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो अधिनियम कब मनाया गया है? यह 1986 हो जाएगा। अगला है प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1962, 1972, 1982, 1992। तो प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ है वो 1972 में हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण माह कब मनाया जाता है? पर्यावरण माह की बात कर रहा है। 19 अगस्त से 18 सितंबर, 19 सितंबर से 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर, 19 नवंबर से 18 दिसंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर से 18 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 34। वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है। तो वातावरणीय यानी जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो किससे मापी जाती है? ए ऑप्शन है रेडियोमीटर, बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सी ऑप्शन है माइक्रोमीटर, और डी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। तो जो ह्यूमिडिटी है वो हाइड्रोमीटर द्वारा, वातावरणीय आर्द्रता हाइड्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय पर्यावरण शिक्षा केंद्र है। तो भारतीय पर्यावरण जो शिक्षा केंद्र है वो कहाँ है? अहमदाबाद में है, चेन्नई में है, नागपुर में है, या नई दिल्ली में है? तो भारतीय पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है मिलियू शब्द प्रयोग किया जाता है। तो मिलियू जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ए ऑप्शन है स्थल मंडल के लिए, बी है जैव मंडल के लिए, सी है पर्यावरण के लिए, और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो जो मिलियू शब्द प्रयोग किया जाता है ये है पर्यावरण के लिए। किसके लिए? पर्यावरण के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो आप। पर्यावरण को कितने प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है? तो पर्यावरण को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो पर्यावरण का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण घटक है वो कौन सा है?
ऊर्जा संघटक है, जैविक संघटक है, भौतिक संघटक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है वो है ऊर्जा संघटक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऊर्जा संघटक। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में पर्यावरण चेतना लाने हेतु, बच्चों में पर्यावरण चेतना लाने हेतु प्रमुख संस्था है। तो प्रमुख संस्था कौन सी है? 4 ऑप्शन अपने सामने हैं। पहला ऑप्शन है, देखो यहाँ पे है नेक, बी ऑप्शन है सीटीबीटी, क्या है? सीटीबीटी। और जो अगला ऑप्शन है अपना वो है इकोलम्ब, डी ऑप्शन है लायंस क्लब। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विज्ञान की शाखा है? तो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है पर्यावरण शिक्षा केवल हिस्सा होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या महाविद्यालय स्तर। तो सभी स्तर में पर्यावरण हिस्सा होना चाहिए पर्यावरण शिक्षा का, प्राथमिक में भी और माध्यमिक में भी और महाविद्यालय में भी। अगले क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? वो है नर्मदा घाटी में, राजस्थान के मरुस्थल में, पश्चिमी घाट के जंगलों में या फिर हिमाचल के गढ़वाल में। तो राइट आंसर है हिमाचल के गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन टिहरी गढ़वाल से प्रारंभ किया गया। तो किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है HN बहुगुणा द्वारा, बी ऑप्शन है रीता बहुगुणा द्वारा, सी ऑप्शन है कमला बहुगुणा द्वारा और डी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। तो हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ गया आपिको आंदोलन। तो आपिको आंदोलन किससे संबंधित है? तो भाई ये कर्नाटक से संबंधित है। किससे? कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था उसमें लिया था 119 देशों ने भाग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 देखो, डॉक्टर सविंद्र सिंह एवं ए दुबे ने पर्यावरण के कारकों को कितने भागों में विभाजित किया है? 2, 3, 4 या 5। तो हमारा करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जल का संपूर्ण प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है? 70, 10%, 65% या 90%। तो यह है 70% यानी 70। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर वातावरण का वह क्षेत्र जो है मीजोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, टोपोस्फीयर है या एक्सोस्फीयर है। तो देखो पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी की बात कर रहा है, सबसे दूरी पे है एसोस्फीयर। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मिलने वाले जल को विभक्त किया जा सकता है, भूमिगत जल, सागरीय जल, धरातीय जल, उपरोक्त सभी। तो भैया तीनों ही सही हैं, भूमिगत जल, सागरीय जल, धरातलीय जल, इसलिए हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा है पृथ्वी के निकट का वायुमंडल। तो पृथ्वी के निकट का वायुमंडल जो है वो टोपोस्फीयर हो जाएगा। क्या है? टोपोस्फीयर। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल, भूमंडल, वायुमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहते हैं जैव मंडल। पृथ्वी सतह का वह भाग जहाँ जीव रहते हैं उसे कहते हैं जैव मंडल। अगला है पृथ्वी के सभी जीवित जीव हैं। तो जो पृथ्वी के सभी जो जीवित जीव हैं वो क्या हैं?
जीव मंडल हैं, समुदाय हैं, व्यायाम हैं या सहवास है? तो पृथ्वी के सभी जो जीवित जीव हैं वो हैं समुदाय। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन कह रहा है समुद्र पृथ्वी का कितने प्रतिशत घेरता है? समुद्र जो है वो पृथ्वी का कितने प्रतिशत घेरता है? 10%, 20%, 50% या फिर 70%? करेक्ट आंसर है 70%। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही ऑक्सीजन किस रूप में है? O2, धातु ऑक्साइड या O3 या नीरोंट ऑक्सीजन? तो ये नीरोंट ऑक्सीजन वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग स्थलमंडल है? तो 19% या 29%, 39% या 49%? तो पृथ्वी है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग स्थलमंडल है? तो ये हो जाएगा 29%। अगला है पृथ्वी सतह का ठोस भाग कहलाता है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी सतह का ठोस भाग क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है वायुमंडल, बी ऑप्शन है स्थलमंडल, सी ऑप्शन है जलमंडल और डी ऑप्शन है मृदा अपरदन। तो पृथ्वी सतह का ठोस भाग कहलाता है स्थलमंडल, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ जीव रहते हैं क्या है? वो आयन मंडल है, जैव मंडल है, वायुमंडल है या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ जीव रहते हैं वो है जैव मंडल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है पृथ्वी पर कुल स्वच्छ जल की मात्रा। तो अगर हम पृथ्वी पर कुल स्वच्छ जल की मात्रा की बात करें तो वो है 3%। नेक्स्ट है मानव के उपयोग के लिए स्वच्छ जल कितने प्रतिशत है? कहाँ पे? पृथ्वी की बात हो रही है, तो वो है 1%, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे बड़े आवास का नाम क्या है? तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जो आवास है वो है समुद्र। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63। किस प्रकार के परितंत्र में पृथ्वी की आधी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भैया जो उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है ना, इसमें पृथ्वी की आधी प्रजातियां पाई जाती हैं इसी परितंत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन। पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र, अगर पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र आपसे पूछे तो वो है समुद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप डबल स्टार लगाओ। विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो ये 22 मार्च, इसको रट के रखो आप, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो मैंने बता दिया, नाइट्रोजन है वो गैस, कितनी? 78% है। वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर है पूछ रहा है तो एक्सोस्फीयर है। सबसे ऊपर का क्या है? एक्सोस्फीयर, यानी पृथ्वी से दूर वाला। नेक्स्ट है वायुमंडल का सबसे अधिक परिवर्तनशील तत्व, तो वो भाई जलवायु है, कभी ठंडी कभी गर्म, तो वो क्या है? जलवायु है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 69 देखो आप। 69 कह रहा है वायुमंडल का सर्वाधिक भाग स्थित है, तो परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल? तो वायुमंडल का सर्वाधिक भाग स्थित है वो है परिवर्तन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली परत है, तो वायुमंडल की जो सबसे नज़दीक वाली परत है सबको पता है ये क्षोभ मंडल है। अगला है वायुमंडल में परतों की संख्या, तो वायुमंडल में 5 परतें हैं, कितनी हैं? 5 परतें। कौन कौन सी हैं? देखो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और एक बहिमंडल, यानी टोटल 5 परतें हैं। देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया, इनको आपको क्रम से लगाना है। वायुमंडलीय परत का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले देखो टोपोस्फीयर आएगी, इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आएगा, इसके बाद मेसोस्फीयर आएगी, इसके बाद आइनोस्फीयर आएगी, लास्ट में एक्सोस्फीयर आएगी। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। वायुमंडल की अधिकांश ओजोन संकेंद्रित होती है, समताप मंडल में, आयन मंडल में, मध्य मंडल में या इनमें से कोई नहीं? तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल की अधिकांश ओजोन संकेंद्रित होती है वो है मध्य मंडल में।
किसमें, मध्य मंडल में। हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है, वायु बनी होती है या वायु में वाष्प के रूप में पाया जाने वाला रसायन है। वायु बनी रहती है या बनी होती है, या वायु में वाष्प के रूप में पाया जाने वाला जो रसायन है वो है गैस, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 जो है वो कह रहा है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत तक जलवाष्प होता है। तो 0 से 5% तक, 5 से 10%, 10 से 15% या 15 से 20%। तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत तक जलवाष्प होता है, वो होता है 0 से 5%। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, O3 से अधिक युक्त वायुमंडल की सतह है। ए ऑप्शन है टोपोस्फीयर, बी है स्ट्रेटोस्फीयर, सी है मीजोस्फीयर, डी है थर्मोस्फीयर। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। किस यंत्र से वायु गति नापी जाती है। रैन गैस से, थर्मोग्राफ से, या फिर एनोमोग्राफ से, या बोरोग्राफ से। तो किस यंत्र से वायु गति जो है वो है एनोमोग्राफ से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 78। वायुमंडलीय जलवाष्प में संघनन क्रिया द्वारा होता है। तो वर्षा है, बादल है, कोहरा है, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। वायुमंडलीय जलवाष्प में संघनन क्रिया द्वारा होता है, वर्षा, बादल, कोहरा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है। वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है 11%, 21% या फिर 31%। नहीं, ऑक्सीजन का प्रतिशत हाँ 31 या 41। तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो 21% है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की विस्तार की ऊंचाई 1400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1600 या 100। तो ये हो जाएगी 500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जो मात्रा है वो कितनी है। तो डायरेक्ट इसे याद करो, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है किसमें, वातावरण में। वायु की आर्द्रता मापने वाला यंत्र। तो देखो जब भी आर्द्रता, वायु की आर्द्रता की बात कर रहा है तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर हो जाएगा। क्या है, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की अंतिम सीमा जो आकाश से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे बाह्यमंडल कहते हैं, या मध्यमंडल, आयन मंडल, या समताप मंडल। तो समताप तो क्षोभ से बाद की है, आयन मंडल भी नहीं है, मध्यमंडल भी नहीं है, ये बाह्यमंडल हो जाएगी, सबसे बाहरी वाली बाह्यमंडल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई बायोस्फीयर में नाइट्रोजन का मुख्य संग्राहक है। क्या है, वायुमंडल है, समुद्र है, जीव है, या चट्टानें हैं। तो बायोस्फीयर में नाइट्रोजन का जो मुख्य संग्राहक है ये वायुमंडल है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस परत का अधिकतम द्रव्यमान है। तो वायुमंडल की जो टोपोस्फीयर है इसका अधिकतम द्रव्यमान है। टोपोस्फीयर ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई बायोजियोकेमिकल चक्र का अर्थ है। तो क्या अर्थ है, परिस्थितिकी में पोषकों का चक्र, बी ऑप्शन है पानी चक्र, सी ऑप्शन है वायुमंडल और पौधों के बीच गैसों का चक्र, डी ऑप्शन है परिस्थितिकी में ऊर्जा चक्र। तो बायोजियोकेमिकल चक्र का अर्थ है परिस्थितिकी में पोषकों का चक्र। अगला क्वेश्चन, हम वायुमंडल के किस भाग में रहते हैं। तो जो हम रहते हैं वो रहते हैं टोपोस्फीयर में। हम वायुमंडल के किस भाग में रहते हैं, वो रहते हैं टोपोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 88। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे अधिक होता है। तो भाई किस परत का होता है, ये है थर्मोस्फीयर का। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से हुई है। तो देखो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, वन यानी फॉरेस्ट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के रोरिस शब्द के शब्द से हुई है। नेक्स्ट है, वनों के विनाश का परिणाम क्या है।
अम्ल वर्षा है, वर्षा में कमी है, पृथ्वी उष्मायन है, या उपयुक्त सभी है। तो जो वन है, वनों का विनाश इन तीनों कारण से होता है। अम्ल वर्षा से भी हो रहा है, वर्षा में कमी हो रही है इससे भी, और पृथ्वी उष्मायन से भी हो रहा है, इसलिए उपयुक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? चौथाई, आधा, पाँचवा या एक तिहाई? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा एक तिहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? क्या कागज़ है, चीनी है, सूती वस्त्र है, या मोटर वाहन है? तो देखो, वनों पर जो आधारित उद्योग है वो है कागज़। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई, कब की गई? 1973, 1978 या 1983 या फिर 1988? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई है, वो की गई है 1988 में। अगला है, वन विनाश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो वन विनाश के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी है, विश्व तापमान में वृद्धि है, या ओजोन क्षरण है, या अतिदोहन है, या मृदा अपरदन है? तो वन विनाश के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी है वो है अतिदोहन, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि भाई, भारत में वनों में निवास करने वाली आदिवासी जाति हैं, सफाई, पिग्गी, बंजारा या गोंड? तो ये गोंड, बिल्कुल चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, भारत में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जम्मू और कश्मीर में, राजस्थान में, केरल तथा असम में, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय जो वन पाए जाते हैं ये केरल और असम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता? सागौन, आयरनवुड, सॉल या फिर चीड़? तो उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है, ये चीड़ हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पीडोजेनेसिस एक प्रक्रिया है, चट्टान बनाने की, जल बनाने की, मृदा बनाने की, वनस्पति के विकास की? तो पीडोजेनेसिस एक प्रक्रिया है मृदा बनाने की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जैविक घटक है? मृदा है, वायु है, पादप है, जल है? मैंने आपको बताया दो घटक होते हैं, एक होते हैं जैविक और दूसरा होता है अजैविक। जैविक वो होते हैं जिसके अंदर जान होती है, अजैविक वो होते हैं जिसके अंदर जान नहीं होती। तो यहाँ पे पूछा है जैविक और 3 अजैविक होंगे, तो अजैविक वाले आप काट दो और जैविक वाला आपका सही होगा। मृदा अजैविक है, वायु अजैविक है, जल अजैविक है, पादप आपका जैविक है। चलिए देखिए 100 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता का मुख्य कारण है, जीन है, या विभिन्न जलवायु अवस्था है, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो जैव विविधता का जो मुख्य कारण है वो है विभिन्न जलवायु अवस्था। देखिए 100 क्वेश्चन हो गए। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। अगला क्वेश्चन देखो कि भाई, हरी पत्ती वाले पौधों से रचित संगठक की किस नाम से जाना जाता है? जैविक संगठन, या स्वपोषित संगठन, या ऊर्जा संगठक, या फिर परपोषित संगठन? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वपोषित संगठन। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव पर भौतिक पर्यावरण के पूर्ण नियंत्रण को क्या कहते हैं? निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, या संभववाद, या प्रकृतिवाद? तो मानव पर भौतिक पर्यावरण के पूर्ण नियंत्रण को कहते हैं निश्चयवाद। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, तो सभी मौसमी घटनाएं मध्य मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, समताप मंडल में, या फिर आयन मंडल में? तो सभी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौसम
का हल मौसम का हाल ज्ञात नहीं करता, मौसम का हल ज्ञात नहीं करता। सूर्योदय, इन्फिल्ट्रेशन, प्रेशर या फिर बाष्पीकरण। तो निम्नलिखित में से मौसम का हल ज्ञात नहीं करता वो है इन्फिल्ट्रेशन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है प्राणी मंडल में सम्मिलित किया जाता है पशु पक्षियों को, मनुष्यों को, उक्त ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता होता है। तो उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, बताइए। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 3, 5, 7 या 9। तो हमारा आंसर है 7। विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा CSC का मुख्यालय कहाँ है। तो CSC का मुख्यालय कहाँ है, कानपुर है, जोधपुर है, नई दिल्ली है, बंगलौर है। तो CSC का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी प्रोग्राम भारत में कब मनाया गया। वर्ष 1972, 76 या 1980 या फिर 1984। तो विश्व वानिकी प्रोग्राम भारत में 1976 में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में कौन सा राज्य अग्रणी है। दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर पश्चिम बंगाल है। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में जो सबसे अग्रणी है वो है मध्य प्रदेश। चलिए आप बोर होने लगेंगे, अब आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट सुनाते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों जीतोगे आप तभी जब आप संघर्ष करोगे। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए। चलो वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए आप। देखो यहाँ पे पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखो। ये है CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है, ये दिल्ली में है, बंगलौर में है, जोधपुर में है या कानपुर में है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जोधपुर। अगला है विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है, हिमालय है, कश्मीर है, टुंड्रा है या उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट है ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे 3 हैं और 1 नहीं है। जो नहीं है वो आपको पहचानना है। ए ऑप्शन है जेट्रोपा, बी ऑप्शन है बायोगैस, सी ऑप्शन है मिट्टी का तेल और डी ऑप्शन है महुआ। तो देखो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत जो नहीं है वो है मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो भैया सूर्य है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सौर तंत्र का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर तंत्र का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति आपको याद रखना है। नेक्स्ट है परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो कौन सा नहीं है, लकड़ी, पवन, कोयला या पवन ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वो है पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवकरणीय ऊर्जा संसाधन है। ए ऑप्शन है लकड़ी, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी है कोयला और डी है आणविक ईंधन। तो यहाँ पे हम जाएंगे पेट्रोलियम के साथ, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अपसादी चक्र का अजीपूल है। लिथोस्फीयर है या पानी है या हवा है या फिर मृदा है। तो अपसादी चक्र का अजीपूल जो है वो पानी है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की विपुल संभव है। भूतापीय ऊर्जा, लहरों से ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो यहाँ पे हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियाँ किस क्षेत्र में हैं। ए ऑप्शन है उत्तरांचल, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है असम घाटी, डी ऑप्शन है कश्मीर। तो भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की जो अनुकूल परिस्थितियाँ किस क्षेत्र में हैं वो हो जाएगा हमारा आंसर गुजरात।
क्वेश्चन नंबर अगला देखो आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परितंत्र है, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि परितंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट है परितंत्र की संरचना एवं क्रियाकलापों का अध्ययन परिस्थितिकी कहते हैं। यह कथन किसका है? हेकल का है या फिर ओडम का है या फिर एफ क्लेमेंट्स का है या मैक फैडमेन का है? तो परितंत्र की संरचना एवं क्रियाकलाप का जो अध्ययन है, अध्ययन ही परिस्थितिकी है, ये ओडम का है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अधिकतम ऊर्जा उपस्थित होती है। तो जो अधिकतम ऊर्जा उपस्थित होती है वो किस में होती है? परभक्षी में, अपघटनकर्ता में, या उत्पादक में, या उपभोक्ता में? तो अधिकतम जो ऊर्जा उपस्थित होती है वो उत्पादक में होती है। नेक्स्ट है मरुस्थल का जंतु। तो मरुस्थल का जंतु जो है वो ऊँट है, ये सबको पता है। दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो दिन और रात बराबर होते हैं 20 मार्च और 22 सितंबर। ए और बी दोनों वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो बहुत कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई किस वर्ष उच्च न्यायालय के ने स्कूल व कॉलेज में पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ाने का आदेश दिया था? वो है 2001 से 2, 2002-3, 2003-4, 2004-5। तो किस वर्ष उच्च न्यायालय ने स्कूल व कॉलेज में पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ाने का आदेश दिया था? वो दिया था 2004 और 5 में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि गैसों की सतह जो पृथ्वी को घेरे हुए है क्या कहलाती है? तो जलमंडल है, वायुमंडल है, हीमोस्फीयर है, जैव मंडल है। भाई गैसों की सतह जो पृथ्वी को घेरे हुए है क्या कहलाती है? वायुमंडल। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई भारत है, भारत में घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पे? कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो भारत में घास के जो मैदान पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया मुफ्त नाइट्रोजन को उत्पन्न करता है? तो कौन सा बैक्टीरिया है जो मुफ्त नाइट्रोजन को उत्पन्न करता है? ए ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर, बी ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास, डी ऑप्शन है डीनाइट्रीफाइम और सी ऑप्शन है डीनाइट्रीफॉर्म और डी ऑप्शन है नाइट्रीनिफिकेंस। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे डीनाइट्रीफाइम। नेक्स्ट है घास के मैदान में पाए जाने वाले जंतु हैं। तो खरगोश है, घोड़ा है, गिलहरी है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन देखो आप। प्राकृतिक आपदा शोध एवं पूर्व सूचना केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये हुई है 2006 खड़गपुर। ये आपको ध्यान रखना है। जो प्राकृतिक आपदा शोध एवं पूर्व सूचना केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई है? तो ये हुई है 2006 में खड़गपुर में। नेक्स्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2002, 2003, 2004 या 2005? तो ये 2005 बिल्कुल करेक्ट है। 133 नंबर क्वेश्चन देखो। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो ये हो जाएगा सीस्मोग्राफ। इसको आप रट के रखिए। देखिए हम आपको ईवीएस यानी जो भी पर्यावरण अध्ययन आपका बीए, बीएससी, बीकॉम जो कंपलसरी पेपर है या फिर टेट में जो आता है उसके लिए मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा। ये हमारी रोज़ाना 1 घंटे की क्लास रहेगी। कितने की? 1 घंटे की क्लास रहेगी। 1 घंटे में जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने मैं आपको करा दूंगा। लगभग 5-6 वीडियो में आपका ये ईवीएस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आराम से पास हो जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र हैं। ए ऑप्शन है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, बी ऑप्शन है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान, सी ऑप्शन है दक्षिण का पठार क्षेत्र और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो भारत में भूकंप संभावित जो क्षेत्र हैं वो उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। प्राकृतिक आपदा की बात कर रहा है। भूकंप, सुनामी, प्रदूषण या फिर बाढ़। तो कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। भाई प्रदूषण नहीं है प्राकृतिक आपदा।
बाढ़ है, सुनामी है, भूकंप भी है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से मानव के लिए कौन सा प्राकृतिक प्रकोप है? कूड़ा कचरा फैलाना, भूकंप, सड़कों की खुदाई या जनसंख्या वृद्धि। तो निम्नलिखित में से मानव के लिए कौन सा प्राकृतिक प्रकोप है? वो है भूकंप। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है भाई कि 26 दिसंबर 2004 की सुनामी आपदा में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन हुआ था? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नवीकरणीय संसाधन हैं, नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? कोयला, प्राकृतिक गैस, लोहे अयस्क या वन। तो इसमें हो जाएगा वन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा लिथोस्फीयर की सबसे निचली परत क्या है? तो जो लिथोस्फीयर है इसकी सबसे निचली परत मेटल है, क्रस्ट है, कोर है या सोलम है। तो लिथोस्फीयर की जो सबसे निचली परत है ये है कोर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है कावेरी जल विवाद है। तो कावेरी जल विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है, या पंजाब और हरियाणा के मध्य है, या फिर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के मध्य है, या कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। तो कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। 141 नंबर देखिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भाई भूमंडल के किस भाग में खनिज संपदा के उदाहरण हैं? तो ए ऑप्शन है भूपटल, बी ऑप्शन है मरुस्थल, सी है पर्वत और डी है उक्त सभी। तो भूमंडल के किस भाग में खनिज संपदा के भंडार हैं? वो है भूपटल, यानी ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला है सबसे ज़्यादा वर्ष होते हैं ट्रॉपिकल तंत्र से या टेम्परेट तंत्र से या आर्कटिक में या अंटार्कटिक में। तो यह है ट्रॉपिकल तंत्र से। वन अनुसंधान कहाँ है? आपको ऐसे ही याद रखना है, वन अनुसंधान देहरादून में है। भारत में पाया जाने वाला मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में पाया जाने वाला इनमें से आपको बताना है अल्पस, अटाकामा, सहारा या फिर थार। तो भारत में पाया जाने वाला जो मरुस्थल है वो है थार। अगला क्वेश्चन देखो 145 नंबर क्वेश्चन है NDRF क्या है? NDRF क्या है? ए ऑप्शन है डेयरी विकास की संस्था है, वनों से संबंधित संस्था है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल है या उक्त में से कोई नहीं। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि वातावरण का पृथ्वी से सबसे दूर का क्षेत्र है। तो वातावरण का पृथ्वी से सबसे दूर का जो क्षेत्र है वो है टोपोस्फियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत ओजोन गैस को प्रदर्शित करते हैं O2, O3, OZ, OZO। तो ओजोन गैस को प्रदर्शित करते हैं O3 से। ऊंचाई के साथ वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे अधिक होता है? टोपोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर। तो ये हो जाएगा टोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है ओजोन लेयर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर जो है वो आपकी स्ट्रेटोस्फियर में है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें थोड़े से क्वेश्चन में मिस्टेकें भी हैं, इनका भी विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव जंतुओं और पर्यावरण की अंतःक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये है पारिस्थितिकी तंत्र, फाइटोजियोग्राफी, परिस्थितिकी या मेट्रोलॉजी। तो जीव जंतु और पर्यावरण की अंतःक्रिया के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ओजोन की अधिक मात्रा पाई जाती है कहाँ पे? टोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो ये थर्मोस्फियर हो जाएगा।
अगला है एक निश्चित स्थान व समय पर वायुमंडल की लघुकालीन दशाओं को क्या कहते हैं। तो लघुकालीन ये हो जाएगा जलवायु होगा या सूक्ष्म जलवायु, ऋतु या मौसम। तो देखो एक निश्चित स्थान व समय पर वायुमंडल की जो लघुकालीन है ये सूक्ष्म जलवायु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्षात्मक ओजोन परत उपस्थित है। तो ये आपका है भाई क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। रक्षात्मक ओजोन परत उपस्थित है, यह समताप मंडल में। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये थोड़ी सी स्लाइड यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। 161 से, उधर दिखाई नहीं दे रही थी थोड़ी सी। चलो यहाँ पे देखो, खनिजों का उपयोग होता है भोजन में, औषधियों में, भवन निर्माण में, उक्त सभी में। तो खनिजों का जो उपयोग होता है वो उपयुक्त सभी में। कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? जो नहीं है वो आपको पहचानना है। पोटास, कंपोस्ट, यूरिया, फास्फेट। तो वो है कंपोस्ट। आज विश्व की नंबर 1 समस्या क्या है? प्रदूषण है, जनसंख्या वृद्धि है, नाभिकीय प्रोलिफरेशन है या प्राकृतिक आपदा। तो आज विश्व की जो नंबर 1 की समस्या है वो है प्रदूषण। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई भारत में शहरी कूड़ा करकट पर आधारित पहला ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई, कोलकाता, भोपाल, नई दिल्ली। तो ये नई दिल्ली बिल्कुल सही है। जीव मंडल शब्द का प्रयोग पृथ्वी की उस सतह के लिए किया जाता है जहाँ पर जीवन का अस्तित्व है। सतह बताइए। लिथोस्फीयर सतह में, हाइड्रोस्फीयर सतह में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल में। आधात्विक खनिज का उदाहरण है, आधात्विक खनिज का उदाहरण है एल्यूमिनियम, सीसा, तांबा, नाइट्रेट। तो यहाँ पे नाइट्रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीव मंडल बनाता है। तो जीव मंडल क्या बनाता है? तो किससे? जीवित जीव से। जीवित जीव प्लस लिथोस्फीयर प्लस वायुमंडल, जीवित जीव प्लस लिथोस्फीयर प्लस वायुमंडल और जलमंडल। तो यही वाला हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 168 नंबर देखो, मधुमक्खियों का नित्य सूचक है। तो ये क्या है? खाद्य स्रोत की दूरी का, खाद्य स्रोत की दिशा का, खाद्य उपलब्धता का, खाद्य स्रोत की दूरी और दिशा का। तो जो मधुमक्खियों का नित्य सूचक है ये है खाद्य उपलब्धता का। अगला क्वेश्चन है परितंत्र में होती है। तो परितंत्र में ऊर्जा हानि खनिज लाभ, या फिर ऊर्जा लाभ खनिज हानि, या ऊर्जा हानि खनिज लाभ, या ऊर्जा लाभ खनिज हानि। तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऊर्जा हानि व खनिज लाभ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 170 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 170 देखिए कि भाई पथरीली सतह पर पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो पथरीली सतह है उस पर पाए जाने जो वाले जो पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है अकाईजाई लेफाइटस, बी है लिथोफाइटस, सी है कॉर्टिकोलस और डी है रूडरेल। तो पथरीली सतह पर तो ये हो जाएगा आकजाइलोफाइटस, पहला वाला ऑप्शन। अगला देखो आप, भारत का दूसरा जीवमंडल आरक्षण क्षेत्र नंदा देवी स्थित है। तो ये नंदा देवी उत्तराखंड, याद रखना। अगला जो है वो है बड़े बांधों से होने वाले वन विनाश का नवीनतम उदाहरण है। तो बड़े बांधों से होने वाले वन विनाश का जो नवीनतम उदाहरण है भांगड़ा नागल बांध है, गांधी सागर बांध है, टेहरी बांध है और माही बांध है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेहरी बांध। नेक्स्ट है किस राज्य की सीमा पर गांधी सागर बांध है? तो ये डायरेक्ट आप याद रखो, मध्य प्रदेश व राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भोजन में किस तत्व की कमी से बच्चे अंधता के शिकार होते हैं? प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो ये हो जाएगा विटामिन ए।
अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण क्या है? क्या वो वन विनाश है, मृदा अपरदन है, जनसंख्या वृद्धि है, प्राकृतिक आपदा है? तो वो है जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट है, भारत में कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग कब शुरू हुआ? 1947, 1949, 1953 या 1954? तो भारत में कृषि में कीटनाशकों का जो प्रयोग हुआ है वो 1954 में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 177। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का अल्ट्रावायलेट प्रकाश उत्पादित करती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या क्लोरोड्स? तो ये हो जाएगा ओजोन। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अक्टूबर, डायरेक्ट याद रखना है। विश्व खाद्य दिवस जो है वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। भूकंप की उत्पत्ति के केंद्र को क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र बोलते हैं। भूकंप की उत्पत्ति के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्वितीय प्रदूषक कौन सा है? SO2, NO2, SO या ये SO वो CO क्या है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। O3 तो ये नहीं है, ये हो जाएगा SO2। अगला 121 नंबर, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी है, ट्रम्पलर है, सूर्य है या वेस्टा है? तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ये सूर्य है। 182 नंबर, यदि संसार के सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो जीव जंतु भी मर जाएंगे किस तत्व की कमी से? तो वो है ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षरण का क्या कारण है? हल है, भारी वर्षा है, ग्लेशियर है, तेज बहती नदियां हैं? तो पर्वतीय क्षरण का कारण है ग्लेशियर। 184 नंबर देखो, हम 200 क्वेश्चन हो जाएंगे तो तुरंत वीडियो रोक देंगे, फिर न्यू पार्ट में लेके आएंगे। वातावरण में ताप परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो जंतु है वो जलीय है, मरुस्थलीय है, असमतापीय है, समतापीय? तो वो है जलीय। दोनों स्थानों के मध्य दाब के अंतर को क्या कहते हैं? दाब प्रवणता, दाब वृद्धि, दाब ह्रास या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों स्थान के मध्य दाब के अंतर को कहते हैं दाब प्रवणता। अगला जो क्वेश्चन है, भोजन श्रृंखला शुरू होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, क्षय से, प्रकाश संश्लेषण से या श्वसन से? तो भोजन जो श्रृंखला शुरू होती है वो होती है प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से, सी ऑप्शन। छोटी आंत में भोजन पचने के लिए लिया गया जो समय है वो कितना है? 4 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा या 3 घंटा? तो हमारा राइट आंसर है 3 घंटा। अगला क्वेश्चन देखो आप, जब तापमान बढ़ता है तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, घटती है, कोई बदलाव नहीं होता या ख़त्म होती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, इसका आंसर हम आपको नहीं बता रहे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है डिनाइट्रीकरण प्रक्रिया पाई जाती है किसमें? कार्बन चक्र में, सल्फर चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, फास्फोरस चक्र में? तो डिनाइट्रीकरण प्रक्रिया जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन चक्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है खनिज का निर्माण होता है। तो खनिज का निर्माण किसमें होता है? पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण, तीव्र हवाओं के चलने के कारण, उपरोक्त ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो खनिज का निर्माण होता है पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 191, ओजोन परत सबसे मोटी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, सागर में या धरती पर? तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सूर्य का विकिरण निम्नलिखित द्वारा पृथ्वी पर आता है? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, उपयुक्त सभी? तो सूर्य का विकिरण निम्नलिखित में से पृथ्वी द्वारा आता है, ये सभी के द्वारा आता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर ज्वलनशील गैस को कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, फोटोन, एथिल आइसोसाइनेट या मेथिल आइसोसाइनेट? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 75%, 78%, 60% या फिर 50%? तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 78%। नाइट्रोजन की मैंने आपको पहले ही बता दिया था वायुमंडल में कितना है, 78% है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, 194 क्वेश्चन हमने इसमें करा दिए। ठीक है, अब हम ABS के देखिए, ज़्यादा तो बड़ी बात हम नहीं कहते हैं आपसे, कम से कम 2000 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। कितने पार्ट में? 10 पार्ट में हम आपको करा देंगे।
ये 10 पार्ट आपके स्पेशल ईवीएस के रहेंगे। जो बच्चे बीएससी, बीकॉम या फिर बीए कर रहे हैं उनके लिए जो पर्यावरण अध्ययन का सब्जेक्ट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।